Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 27th November 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel at Duos IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, Supreme Court has always acted as people's court. So, Chief Justice of India on Constitution Day. As you all of know, 26th of November. हम 26th of November को celebrate करते हैं Constitution Day. Okay, we all know that 26th of November is celebrated as a Constitution Day. अब इस occasion पर यहाँ पर हमारे Chief Justice of India, even आप पेज नंबर 9 पर आकर देखेंगे, वहाँ पर प्रेसिडेंट जो हमारे हैं प्रेसिडेंट मुर्मू, उन्होंने किसके लिए कहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के लिए. इवन जो पार्लियामेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब जी हैं, उन्होंने किसको सुप्रीम बताया है? पार्लियामेंट को यहाँ पे सुप्रीम बताया. तो मतलब सबकी यहाँ पर अलग अलग कुछ स्टेटमेंट्स रही हैं. उसके बारे में हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कैसा एक्ट किया है? एज अ पीपल्स कोर्ट, मतलब कि जनता का कोर्ट है. यहाँ पे जनता को, लोगों को, सिटीजन्स को यहाँ पर सुना है. ओके, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया on Sunday said it was the solemn duty of the current generation to keep afloat the idea of India powered by the Constitution based on the principle of indivisible liberty, equality and fraternity. So उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ओके, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हैड ऑलवेज एक्टेड एज अ पीपल्स कोर्ट. ये हमेशा उसने कैसे एक्ट किया है? एज अ पीपल्स कोर्ट एक्ट किया है. उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे. यहाँ पर आप देखेंगे प्रेसिडेंट मुर्मू कॉल्स फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. तो यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जैसे कि जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए क्या होना चाहिए? ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए. सो वन वे हैसन दिस डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस कैन बी क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम इन विच जजेस कैन बी रिक्रूट फ्रॉम द वेरी बैकग्राउंड थ्रू अ प्रोसेस विच इज मेरिट बेस्ड, कॉम्पिटिटिव एंड ट्रांसपेरेंट. तो उन्होंने कहा कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन की प्रोसेस है, हमें एक इस जो आपकी डाइवर्सिटी है, इस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम हमें करना चाहिए जहां पर हम जजेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, उनकी मेरिट और उनका जो कॉम्पिटिटिवनेस है, उस बेसिस पर हम क्या कर सके? उनको रिक्रूट कर सके, उनको चूज कर सके. और इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी भी आएगी. कई बार यहाँ पर क्या होता है? लैंग्वेज का बैरियर बन जाता है, कॉस्ट का बैरियर बन जाता है. तो इससे क्या होगा? अगर हम इस सर्विस को लेकर आते हैं तो सिस्टम में क्या बना रहेगा? आपका ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बनी रहेगी. उसके बाद हम नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखेंगे. तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा कि द सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट एज द सोल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अनक्वेश्चनेबल. उन्होंने किसको सुप्रीम बताया? पार्लियामेंट को सुप्रीम बताया. क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ओके, तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. इतना तो आपको क्लियर होगा. अब हम बात कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डे की. कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 26 नवंबर. कब? 26 नवंबर. क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 26, 1949 फॉर वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया होता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ बनेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनेगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो जाता है. इस डे को हम एज अ नेशनल लॉ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं. देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको हमने फॉर्मली अडॉप्ट कब किया था? 26 जनवरी 1950, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द रिपब्लिक डे एंड द इंडिपेंडेंस डे.
सो 26 जनवरी 1950 हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हम देखिए ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये हम कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो द डे बिगेन टू बी सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे इन 2015। 2015 से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे को क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके नाउ अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो ये आइडिया प्रपोज हुआ था 1934 में। एम.एन. रॉय ने ये आइडिया प्रपोज किया था कि हमें हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है इंडिया का। तो ये कहाँ बनेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। इलेक्शन वर हेल्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस प्लान के अंडर इलेक्शन किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद आप सभी को पता है यहाँ पर 8 मेजर कमेटी होती हैं। तो इनमें देखिए होती तो बहुत सारी कमिटीज़ हैं, बट हम किसके बारे में, ये जो 8 आपकी मेजर कमिटीज़ हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और बाय हार्ट आपको ये रिमेंबर होनी चाहिए। फर्स्ट होती है आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब चेयरपर्सन होते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही क्या किया था, आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। ओके उसके बाद आती है आपकी यूनियन पावर कमेटी, जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आती है आपकी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, वल्लभ भाई पटेल। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट के साथ जो नेगोशिएशन होना था उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो चेयरपर्सन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद। आई होप आपको इसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी ना। आप सभी के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, बट हमने इसे 26 जनवरी 1950 को ही क्यों अडॉप्ट किया। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश colonial rule in India, consider the following statement। हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की। तो इस टाइम पर हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट, उस बेसिस पर आपके पास कोडिंग ही गिवन है। तो इस कोडिंग में से हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटेंड लेबर। इंटेंडेड लेबर का मतलब होता है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते थे। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सिस्टम था उसको अबॉलिश करने में महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा रोल था। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज इन लॉर्ड चैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे जो वॉर कॉन्फ्रेंस होती है, आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है इस टाइम तक। तो ये जो वॉर कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें महात्मा गांधी जी ने जो हमारे इंडियंस थे उसको वर्ल्ड वॉर में रिक्रूट करने के लिए सपोर्ट नहीं किया था। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन पीपल ने क्या किया था, लोगों ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर। इस टाइम पर फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया था, जितने भी आप पे कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। तो उसमें से कितनी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कितनी इनकरेक्ट, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पर बायो रॉक जो टेक्नोलॉजी है ये किसके बारे में यहाँ पर बात करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको ये बताना है कि विच वन इज करेक्ट। सो फर्स्ट इज रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ, सेकंड इज development of building materials using plant residue, identification of area for exploration excretion of shale gas, प्रोवाइडिंग सॉल्ट लिक फॉर वाइल्ड एनिमल एंड फॉरेस्ट एरियाज। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। ओके चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। नाउ फर्स्ट वन इज ओल्ड सेंसरशिप ऑन अ न्यू मीडियम। अब देखिए ओल्ड सेंसरशिप ऑन अ न्यू मीडियम,
अभी ओल्ड सेंसरशिप की, जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे कि मीडिया का केस होता है, कोई भी कुछ होता है, यहाँ पर सेंसरशिप, मीडिया के ऊपर जो रोक लगाई जाती है, सेंसरशिप यहाँ पे की जाती है। अब ये एक नया मीडियम ले रही है। नया मीडियम, देखिए ये आर्टिकल में इतना ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, हम क्योंकि इस आर्टिकल का जो टॉपिक है, जो कंटेक्स्ट है, और नेक्स्ट पेज में आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस आर्टिकल मोल्डिंग द हिमालयस नीड कॉशियस, ये दोनों आर्टिकल आपस में यहाँ पर लिंक है, तो हम दोनों आर्टिकल को यहाँ पर लिंक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, आप सभी को यहाँ पर पता है सिल्क यारा टनल के बारे में आप सभी को पता है। इस टनल में, ये आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये टनल कोलैप्स होता है और इसमें 41 जो वर्कर्स हैं क्या है, ट्रैप्ड है। इसका ये कब हुआ था आपका इंसिडेंट, 12 नवंबर को ये पूरा एक्सीडेंट होता है और 41 जो वर्कर्स हैं इस टनल में फंसे हुए हैं। सिल्क यारा टनल, इस टनल का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद आज कौन सी तारीख हो गई, 27 नवंबर हो गई। अभी भी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वर्कर्स है, 41 वर्कर्स यहाँ पर ट्रैप्ड है। ओके, अब ये टनल क्यों क्रिएट किया जा रहा है, इसको आप सभी को ये पता होना चाहिए। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 4 धाम के बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इन चारों धाम, मतलब चारों धाम को क्या करना है, हमें एक रोड से लिंक करना है। तो ये आपकी 4 धाम यात्रा आई होप आपको क्लियर होगी। अब इसी के चलते यहाँ पर क्या किया जा रहा है, टनल जो था, मतलब इसका जो काम था वो स्टार्ट हो गया और ये टनल कोलैप्स होता है और यहाँ पर 41 जो वर्कर्स हैं अभी भी ट्रैप है। आज 27 नवंबर हो गई, अभी तक यहाँ पर ड्रिलिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर कंटिन्यू है। लेकिन देखिए ये जो पूरा इंसिडेंस है, इसकी यहाँ पर कवरिंग कैसे हो रही है, मीडिया में कवरेज कैसे की जा रही है, इसमें यहाँ पर इसकी ना तो कोई अच्छे से न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है, ना ही कुछ भी इसका कवरेज किया जा रहा। तो एक तरीके से इसमें यही कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करना चाहती है, जैसे कि जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल है, या जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, तो इसका एक कॉपी किया जा रहा है। मिनिस्ट्री शायद इसको लेकर आना चाहती है और जितने भी यहाँ पर मीडिया के ऊपर एक तरीके से क्या करना चाहती है, censorship impose करना चाहती है। So here we will see this narrative change by television media achieved due to mix of ideological partnership, partisanship, economic model, threats and regulation of media and entertainment landscape। तो यहाँ पर एक तरीके से मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यहाँ पर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो उसके तहत यहाँ पे कुछ आइडियोलॉजिकल पार्टीशनशिप है, इकोनॉमिक मॉडल, थ्रेड्स और रेगुलेशन के तहत यहाँ पर पूरा क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। टीवी पर भी वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जितनी यहाँ पर उन्हें बताया जा रहा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर ये बिल आ जाता है, ये कहा जा रहा है कि अगर ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल आ जाता है तो ये गवर्नमेंट की पावर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। चेंजेस इफ present only serve to increase government power, reduce transparency and accountability process and erode fundamental rights. There is a little modernization. The anxiety of the 1990s have been evaded by the authoritarian state that tries to use digital technology to make us celebrate and outrage its command. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल एक तरीके से वो क्या कर रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे रहा है और जो हमारी मीडिया है, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टर है, प्रोग्राम्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रहा है। अब आप नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो टनल है, जो 4 धाम यात्रा, ये कहाँ हो रहा है आपका, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये विल सी, ये हमारा इंडिया। ओके, और ये 4 धाम यात्रा की अगर हम बात करते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये आपका हिमालयन बेल्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये जो इंडियन हिमालयन रीजन है, आप सभी को पता है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल रीजन है। यहाँ पर अगर आप कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हिमालयन बेल्ट है, अभी भी ये क्या है, आपका यंग माउंटेन है। इसमें यहाँ पर आपकी सिस्मिक एक्टिविटी, मतलब ऑल दी एक्टिविटीज़ जो फोल्डिंग एक्टिविटीज़ है यहाँ पर हो रही हैं और इसी के चलते ये अभी कैसा है, आपका यंग माउंटेन है। कैसा है, यंग माउंटेन है। यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट स्टिल हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जितने भी जियोलॉजिकल और जियो टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, यहाँ पर जो अभी जो माउंटेन्स हैं स्टिल फॉर्मेशन में है, बट स्टिल यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं। नेक्स्ट उसमें चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन, कोई भी जैसे कि कोई भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट आता है जिसको हमें देख कर ये लगता है कि इन्वायरमेंट पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, तो इसलिए क्या होता है, आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। लेकिन इस
चारधाम यात्रा का जो ये प्रोजेक्ट है इसमें कोई भी इन्वायरमेंटल जो आप कह इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है इसका असेसमेंट नहीं किया गया है। अगर हम चारधाम यात्रा ये जो प्रोजेक्ट है इसकी बात करते हैं, इट इज़ अराउंड 900 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है और इसमें एक भी आपका इन्वायरमेंट असेसमेंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट असेसमेंट होता है उसमें भी 2 क्राइटेरिया होते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब अगर प्रोजेक्ट यहाँ पे छोटे छोटे, तो इन्होंने क्या किया है, ये जो 900 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है इसको 53 स्मॉल सेक्शन में उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं इसको असेस करने का और एक जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसको असेस करने का जो सिस्टम होता है, क्राइटेरिया होता है, दे आर टोटली बोथ आर टोटली डिफरेंट। ओके, तो अब जब इसको हमने 53 डिफरेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में क्या कर दिया, सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर कोई असेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप सभी को पता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका इन्वायरमेंट पर क्या पड़ने वाला है, बहुत ही लार्जर वे में इम्पैक्ट होने वाला है। अब देखिए, जो अभी उत्तरकाशी में यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उत्तराखंड में यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा है, हिमालयस में जो इंसिडेंट हो रहा है, तो ये मेनली क्यों हो रहा है, आपका जो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। देखिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हम नहीं रोक रहे हैं, बट यहाँ पर हमें कैसा कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, एक सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सस्टेनेबल के साथ साथ यहाँ पर कितनी नीड है, क्या हमें सच में यहाँ पे जो 2 किलोमीटर की जो लेन है, फॉर एग्जाम्पल हम मान कर एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आपको ब्रॉडर करने की जरूरत है या भी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब हम रोड बनाते हैं तो यहाँ पर आपकी खुदाई की जाती है, बॉम्बार्डिंग की जाती है, ताकि वो जो हिल्स हैं उन्हें हम क्या कर सके, ब्रेक कर सके। अब इसी के कारण क्या होता है, आपका लैंडस्लाइड्स होती हैं, फ्लैश फ्लड आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो रेनफॉल का जो पैटर्न है वो फेल होता है। जो ये बड़े बड़े जो हिमालय चट्टानें हैं ये आपस में क्या होने लगती हैं, पूरी टूट जाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे रीज़न है कि आपको ऐसे इंसिडेंट देखने को पड़ते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, आपको फिर से ये जो कंस्ट्रक्शन आपने जितना किया उससे ज़्यादा तो आपको इसकी रिकवरी में यहाँ पर क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ जो हिमालयन रीजन, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी सीज्ड ऑन द मैटर on the issue of carrying capacity in the Himalayas. Now is the time when the apex court should push for dialogue on it. तो यहाँ पर हमें क्या फोकस करना चाहिए, हिमालय की जो कैरिंग कैपेसिटी उस पर फोकस करना चाहिए। अब ये कहा जा रहा है कि अब एपेक्स कोर्ट को यहाँ पर सामने आना होगा और इस पर पुश करना होगा कि जो इकोसिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो क्या ये हमारा इंडियन जो हिमालय रीजन है, क्या ये इन प्रोजेक्ट्स को, ये जितने भी आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सस्टेन उसको कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए कंसर्न बना हुआ है। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो हम इसके बारे में देख लेते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इट इज़ अ टूल यूज टू आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग। तो अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है तो हम उस प्रोजेक्ट का ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ओके, सो एवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा 1969 में क्या होता है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्ट आती है 1969 में इन यूएसए। इट इज नॉट इंट्रोड्यूस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बट ऑल्सो मेड इट नेसेसरी फॉर फेडरल एजेंसी टू इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिसीजन। तो ये सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम असेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है, जो हमने इन्वायरमेंटल डिसीजन लिया है, इसको इवेल्यूएट किया जाता है और हमारे इन्वायरमेंट पर इस पर क्या असर पड़ता है, इन सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे वेरियस, इसमें देखिए बहुत सारे 4 साइकिल होती है, पहले स्क्रीनिंग की जाती है, फिर स्कोपिंग की जाती है, पब्लिक हियरिंग भी होती है और अप्रेजल भी, यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कैटेगरीज भी डिवाइड होती है, जैसे कि कैटेगरीज में आपका कैटेगरी ए प्रोजेक्ट होता है और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट यहाँ पर होता है। तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट एंड कैटेगरी प्रोजेक्ट अंडरगो कंप्लीट, जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट होता है उसमें सारी ये प्रोसेसिंग होती है, सारी स्क्रीनिंग वगैरह होती है। जो आपकी कैटेगरी बी प्रोजेक्ट होती है इसमें कुछ जो आपकी साइकिल्स में से कुछ जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब देखिए, इस आर्टिकल में लास्ट में ये भी कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर सेफ्टी प्रोटोकॉल पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका अटल टनल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चलने वाला है आपका हिमाचल प्रदेश में, और आपका ये जो
सिलक्यारा टनल पर अभी जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उस पर भी क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, उन्हें हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि दे आर वेल अवेयर ऑफ देयर रीज़न। जिस रीज़न में वो रहते हैं उनको उसके बारे में ज़्यादा पता होता है, और कि वो रीज़न में हम कितनी चीज़ें सस्टेन कर पाएंगे, कितनी सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो उस बेसिस पर हमें क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी चाहिए। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल अर्बन पॉल्यूशन। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो पॉल्यूशन है उसका पॉल्यूशन ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसका मेन रीज़न क्या है पॉल्यूशन का, देखिए इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और सेकंड आपका जो डिमांड है मतलब कि पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है, आपके व्हीकल्स। अब व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं, आपकी पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर राइज हो रहा है, पॉपुलेशन में राइज हो रहा है, तो लोगों की यहाँ पे जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज हो रही ऑन अ वेरियस वे। आप देखेंगे यहाँ पे गुड्स की डिमांड हो रही है, इंक्रीज हो रही, सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है। सर्विसेज में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं हमारे व्हीकल्स को। अब देखिए जो गुड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि पहली चीज़ पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब उनको लोगों को अपना प्राइवेट व्हीकल चाहिए, पहली चीज़ तो ये आ जाती है। लोग यहाँ पर पब्लिक व्हीकल का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करते ही नहीं है। बहुत कम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसका यूज़ करते हैं। सेकेंड, इसमें गुड्स की बात करते हैं। गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर हम बात करते हैं तो एक होता है फ्रेट होता है, जिसमें हम जो आपकी माल गाड़ी जिसको हम कहते हैं उसके थ्रू गुड का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, ट्रक्स के थ्रू होता है, और इन ट्रक्स में क्या होता है, आपका डीजल और पेट्रोल का यूज होता है। तो ये जो डीजल और पेट्रोल है, सबसे बड़ा इसका कंट्रीब्यूशन है किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में, CO2 के एमिशन में, और आपका जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके एमिशन में, पॉल्यूशन के इंक्रीज होने में। तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि हम जो ये ट्रक्स और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो अर्बन पॉल्यूशन है उससे अगर हमें टैकल करना है तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ना होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में पेनिट्रेट करते हैं तो 6% ऑफ जो हमारा ये पॉल्यूशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो हियर यू विल सी कि ये यहाँ पर अभी 2 रिपोर्ट आई है, अर्बन एमिशन 2015 एंड टेरी स्टडी यहाँ पर 2018 में कहा जा रहा है कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू अर्बन स्मोक इज PM 2.5 एंड PM 10 pollution which is caused by the transport and construction sector। तो ये जो PM 2.5 और PM 10 जो पॉल्यूशन है, इसका मेन रीजन क्या है, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। ओके, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अबाउट 9 लाख न्यू ट्रक्स हर एक साल, आप देखेंगे हर साल 9 लाख जो ट्रक है इंडियन रोड्स में क्या किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं। और अब तक यहाँ पर 70 लाख ट्रक जो है इंडियन रोड में क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। सो इंडिया कैरी ओवर 2 ट्रिलियन टन किलोमीटर फ्रेट ऑन ट्रक्स, मतलब कि जो फ्रेट ट्रेन है, आपकी जो माल गाड़ी है, उससे ज़्यादा जो गुड्स कैरी कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, हमारी यहाँ पे ट्रक्स कर रही हैं। और जो टोटल इंडियन ऑयल का जो इंपोर्ट है उसमें भी क्या हो रहा है, आपका इफाजा हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल का कंजप्शन करते हैं, और CO2 का क्या होता है, आपका एमिशन यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रीफाइड रेल और फ्रेट ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कर देते हैं तो 20% जो आपका पॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नीड ऑफ द आवर, पहला ये कहा जा रहा है कि हम ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर बनाना चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम ये आ जाती है, जैसे कि हम ट्रेन रेलवे की बात करते हैं, एक होती है आपकी पैसेंजर ट्रेन जिसमें आपके जो पैसेंजर्स होते हैं वो जाते हैं, और दूसरी आपकी होती है यहाँ पर जो फ्रेट ट्रेन, मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं, जिसमें गुड्स आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ओके, तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन होती है उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है इन कंपेरिजन टू फ्रेट ट्रेन, जो आपकी फ्रेट ट्रेन होती है, इसलिए यहाँ पर डिले हो जाता है। तो डिले को रोकने के लिए क्या किया जाता है, हम ट्रक्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना होगा ताकि हम क्या कर सकें, जो ट्रेन है, मालगाड़ी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, और जो ट्रक्स है इसका यूज़ हम कम करें। इससे क्या होगा, आपका जो अर्बन पॉल्यूशन है उसको हम क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज फेमिसाइड्स एट अ 20-year पीक अक्रॉस ग्लोब। अभी फेमिसाइड क्या होता है, आप लोगों ने हमें होमिसाइड्स पढ़ा होगा। होमिसाइड्स का मतलब होता है किलिंग, मतलब एक पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा हो, दूसरे पर्सन को मार रहा हो, उसका मर्डर कर रहा हो किसी भी रीजन से, वो हमें पता नहीं, लेकिन होमिसाइड का मतलब है एक पर्सन दूसरे पर्सन को किल कर रहा हो। यहाँ पर हम किसी एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं कि वन ह्यूमन बींग इज किलिंग टू अनदर, दिस इज नोन एज होमिसाइड। नाउ व्हाट इज दिस फेमिसाइड? फेमिसाइड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन बींग है, वो किसी फीमेल को क्या
मर्डर कर रहा हो, फीमेल को क्या कर रहा हो, मार रहा हो। सो दैट इज कॉल्ड फेमिसाइड। तो अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें सो 88,900 विमेन एंड गर्ल्स इंटेंशनली, हम यहाँ पर मतलब कि वैसी एक्सीडेंट की बात नहीं करें, इंटेंशनली यहाँ पर 88,900 जो वेमेन है उनको यहाँ पर क्या किया गया है, मारा गया है। ये आपका यहाँ पे रिसेंट स्टडी में आया है। और ये सब इंडिया की बात नहीं हो रही, ये एशिया की बात नहीं हो रही, ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो केसेस हैं, अमेरिका में यहाँ पर टोटल 7,900 केसेस आए हैं। अफ्रीका में यहाँ पर टोटल जो रेट है 2.8% तक सेकंड हाईएस्ट अफ्रीका है। उसके बाद एशिया में भी ये जो नंबर है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मेन रीजन क्या है, मेन रीजन सबसे बड़ा ये है, पहला रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन इज डाउरी। ओके, फर्स्ट रीजन इज डाउरी। और इस स्टडी में ये भी सामने आया है कि ज्यादातर जो ये किलिंग हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, जो नोन पर्सन है। ओके, जो नोन पर्सन है, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोज यहाँ पर जो पीपल हैं, उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, औरतों को यहाँ पर, और औरतें जो गर्ल्स हैं, विमेन गर्ल्स हैं, उनकी किलिंग यहाँ पर की जा रही। तो पहला रीजन यहाँ पर क्या बताया, डाउरी बताया जा रहा है। डाउरी से तो यहाँ पे कुछ केसेस कम हुए, बट स्टिल डाउरी वन ऑफ द रीजन। सेकेंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपके रिलेशनशिप आजकल जो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो सेकंड यहाँ पर रीजन है। उसके बाद यहाँ पर कोई आपकी जो पर्सनल दुश्मनी होती है वो हो गया। लास्ट सेकंड इसमें कहा जा रहा है सेक्सुअलिटी बेसिस पर, सेक्सुअल जो एब्यूज होता है उस बेसिस पर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, वुमेन की यहाँ पर किलिंग की जा रही है। सो अगर हम कॉन्टिनेंट वाइज स्प्रेड देखते हैं, सो इंटीमेट पार्टनर, फैमिली रिलेटेड जो होमिसाइड्स है, मेल होमिसाइड यहाँ पर और ज्यादा, मेल होमिसाइड तो डिक्रीज हुआ है, बट जो फेमिसाइड है, फेमिसाइड यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हुआ है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो इसमें यही कहा जा रहा है कि देयर हैज बीन अ स्मॉल डिक्लाइन इन जेंडर बेस्ड किलिंग इन इंडिया। इंडिया में यहाँ पे जेंडर बेस्ड किलिंग तो थोड़ी कम हुई है। मतलब इंडिया की अगर हम बात करते हैं, एक्यूजिशन जैसे कि पहले क्या होता था, जो आपका डाउरी के लिए यहाँ पर कंसिस्टेंटली मेनली जो कॉज था इंडिया में, वो डाउरी के लिए यहाँ पर क्या किया जाता था, औरतों को मार दिया जाता था। तो ये अभी थोड़ा सा इंडिया में जेंडर रिलेटेड जो डेथ है वो कम हुई, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो फेमिसाइड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन इंडिया डाउरी रिलेटेड रीजन कंटिन्यू टू बी लीडिंग कॉज ऑफ फेमिसाइड। मतलब पहले के कंपैरिजन में तो कम है, लेकिन स्टिल अभी भी क्या है, ये ज्यादा है। सो द डेटा फॉर द चार्ट वर शोर्स फ्रॉम द रिपोर्ट टाइटल जेंडर रिलेटेड किलिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, फेमिसाइड एंड फेमिनिसाइड, पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम एंड यूएन वुमेन। तो ग्लोबली आप देखेंगे ये नंबर कैसे यहाँ पर धीरे धीरे पूरा इंक्रीज हो रहा है। 2022 में ये नंबर सबसे ज्यादा आपका हाई है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसमें देखिए एक चार्ट ये भी ये शो कर रहा है कि जो आदमी है, मैन है, वो ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू विमेन। विमेन यहाँ पे इतनी किलिंग नहीं हो रही, इनका सिर्फ 20% है और मैन 80%। विमेन का यहाँ पे फेमिसाइड मतलब आपका इंक्रीज हो रहा है, मेल यहाँ पे सबसे ज्यादा कम हो रहा है। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो अब देखिए हमारे पास आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वो डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज विथ रेफरेंस टू विद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो उसमें आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है 1 and 3 ओनली। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था रिक्रूटिंग द इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। इससे उन्होंने ये सोचा कि क्या होगा कि हम क्या कर लेंगे, जो पूर्ण स्वराज है उसको पूरा अटेंड कर लेंगे। इसलिए ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है और आपका फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं बायो रॉक टेक्नोलॉजी की। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बायो रॉक टेक्नोलॉजी इज टॉक्ड अबाउट रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। ये जो कोरल रीफ डैमेज हुई है इसके रेस्टोरेशन के लिए हम बायो रॉक टेक्नोलॉजी लेकर आए। अभी टेक्नोलॉजी क्या है, सो बायो रॉक इज अ नेम गिवन टू सब्सटेंस फॉर्म बाय इलेक्ट्रो एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स डिजॉल्व इन सी वाटर on steel structure that are lowered onto the seabed and are connected to power source। तो इसमें क्या होता है, हमने एक क्या किया, एक स्टील का स्ट्रक्चर होगा, उसमें मिनरल्स को एक्यूमुलेट किया जाएगा और उसको सी बेड में पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। सो इन दिस केस सोलर पैनल दैट फ्लोट ऑन दैट सरफेस, द टेक्नोलॉजी वर्क बाय पासिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू इलेक्ट्रोड इन द वाटर। तो यहाँ पर ये चार्जिंग वगैरह की जाएगी। इससे क्या होगा, मेनली
जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। और आप सभी को पता है कि कोरल्स को क्या चाहिए, जो कोरल रीफ्स उन्हें ग्रो करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत होती है, एज अ लावा की तरह ही काम करता है, तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज बायोरॉक टेक्नोलॉजी, जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। जो आपकी कोरल रीफ ऑलरेडी डैमेज हो चुकी हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए हम बायोरॉक टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू नाउ। आज हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।